कौन से मनहूस चेहरे हैं, जिन चेहरों की परछाई है इस मुल्क, जो आसेब की तरह इस मुल्क पर। तो ये दहशतगर्दी हर चीज देखे ना, हम अच्छा खासा इस मुल्क में अमन आ गया था। अब किससे पूछे, किससे सवाल करें? कुछ नाम होते हैं जो हम ले नहीं सकते। आप इस मुल्क को चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। आपने कानून तब्दील कर दिया नैब का, आपने अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स की, आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हमारा इंसाफ दिवालियापन का शिकार हो चुका है, हमारी जमहूरियत दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारा मुआशरा दिवालियापन का शिकार हो चुका है, हमारी हुक्मरानी दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारी पार्लियामेंट दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारा अदल दिवालियापन का शिकार हो चुका है। वो अभी भी आप समझते हैं कि आप दिवालियापन का शिकार नहीं हो? कुछ भी कर रहे हैं, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान खरबूजे का होता है। हम आपको छोड़ देंगे या हम आपको निकलने देंगे, आपको बच के निकलने देंगे? ये आपकी गलतफहमी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हुसैन सहाफ़ी तजज़कार जनाब अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर स्टार्ट करते हैं। पहले एक स्टेटमेंट आई है ख्वाजा आसिफ साहब की। कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहे, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, दिवालिया निकल चुका है हमारा। अम, किस दिवालियापन की वो बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा तो दिवालिया बहुत हवाले से निकल चुका है। ये किसी की खुशफहमी है कि हम मुआशी तौर पे दिवालियापन का शिकार नहीं हुए। हमारा इंसाफ दिवालियापन का शिकार हो चुका है, हमारी जमहूरियत दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारा मुआशरा दिवालियापन का शिकार हो चुका है, हमारी हुक्मरानी दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारी पार्लियामेंट दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, हमारा अदल दिवालियापन का शिकार हो चुका है। वो अभी भी आप समझते हैं कि आप दिवालियापन का शिकार नहीं हुए? अगर आप मुआशी दिवालियापन का शिकार नहीं हुए तो अभी अभी भी को खुशफहमी है। आपके मुल्क की ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, आपके मुल्क की हर चीज दिवालियापन का शिकार। और आप इस बात पर खुश हो रहे हैं, नहीं हमारी मैशत दिवालियापन का शिकार, नहीं मुआशी तौर पे हम भी दिवालियापन का शिकार। यार एक बंदा बिल्कुल लुटा फुटा काफिला, एक बंदा रेगिस्तान में बैठा है, ना सर पे छत है ना पैर पे जूता है, और वो कह के नहीं मैं तो तख्त सुलेमान का वारिस हूं। भाई कहां से वारिस है आप तख्त सुलेमान के? या आपके पास क्या है? तो अब सत्यानाश कौम, बुरे हाल मुल्क के, हर चीज ही दिवालियापन का शिकार है। सिर्फ अब आपके मुंह पे लिखने वाला बाकी रह गया है 22 करोड़ लोगों में, तुम दिवालियापन का शिकार हो, बाकी तो दिवालिया निकल चुका हुआ है मुल्क का। अच्छा अमीर भाई, वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ हमारे, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट का सामने आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस स्टेटमेंट का? अब हमारे यहाँ देखें, कोई जो दुनिया में जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है ना, उन पे जो लोग फायज होते हैं, उनकी स्टेटमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हुए लोगों की स्टेटमेंट से वो खास बातों का फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ओहदों और उन ओहदों की बंदर बांट और उन पे बैठे हुए लोगों का वकार इतना गिर चुका हुआ है, इतना गिर चुका है कि उनके बयानात तो कोई संजीदा ही नहीं लेता है, या उनके बयानात के ऊपर कोई अ, ऐसी कोई आपको तब्दीली महसूस नहीं होती है, या आपको उनके बयानात की वजह से कोई हलचल महसूस नहीं होती है। ये न्यूसेंस वैल्यू होती है, आपने बात कर ली, मैंने बात कर ली, तो एक आध दिन और बात हो जाएगी, उसके बाद बात खत्म। असल वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ हो या ख्वाजा साद रफीक हो या कोई और ख्वाजा हो, आपने अपने ओहदों और उन पे बैठे हुए लोगों का तकद्दुस खराब कर दिया हुआ है। लिहाजा उनके बयानात की अब कोई अहमियत बाकी नहीं अहमियत ऐसे ही है जैसे एपीसी बुलानी थी, पेशावर अटैक के बाद नहीं बुलाई गई, अभी तक नहीं बुलाई गई। और कल फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कराची में, पुलिस में जो केपीओ ऑफिस था वहां पर इस तरह का वाकया हुआ, दहशतगर्द घुसे, फिर धमाका भी हुआ। रही। यार आप देखें कि दहशतगर्दी, अमन आपके मुल्क में नहीं आ रहा, गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं हो रही है, पार्लियामेंट आपकी फाल नहीं हो पा रही, जमहूरियत आपकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, ह्यूमन राइट्स आपके मुल्क में इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके मुल्क में इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके मुल्क में इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं, रिफॉर्म्स आपके मुल्क में नहीं हो पा रही है। ये क्या मुल्क है? एक जोग्राफिया है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रह गया इस मुल्क के अंदर। हर तरफ मायूसी ही मायूसी। ये कब ठीक होंगी ये चीजें भाई? 77 साल 76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। वो कौमें जो आपके बाद आजाद हुई, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें चाइना है, ये तो आपके इसी एशिया के ममालिक की बात कर रहा हूं मैं, को वेस्टर्न यूरोप की बात नहीं कर रहा।
अगर मैं वेस्टर्न यूरोप की आपको मिसालें दूं कि किस तरह जर्मनी बर्बाद हुआ, किस तरह जर्मनी टुकड़े हुआ, फिर किस तरह इकट्ठा हुआ, जर्मनी यूरोप की बहुत बड़ी ताकत, उसको छोड़ दें। ये तो आपके साथ, ये चीनी कौम अफ्यूम ज़दा कौम कहा जाता था। ये सिंगापुर, जहां पे कहबा खाने थे, कॉलोनियल पावर्स के कहबा खाने थे, वो इसके साइलों पर आके अयाशी करते थे। गंदी मैली झोपड़ियां होती थी, भूख नंग थी। आज सिंगापुर उस वो इस पूरे खत्ते की ऑयल ट्रेड का मरकज है। या एक सिटी स्टेट है। दुनिया के नक्शे पर ढूंढना शुरू करें, आपको मिलेगा नहीं ये मुल्क। ये हमारी बदनसीबी है यार। ये हमारी बदबख्ती है कि कुछ चीज इस मुल्क में ठीक ही नहीं होने का नाम ले रही। हर चीज खराब से खराब तर, खराब से अच्छा। हम कुछ ठीक करते भी है ना। वो जो मुनीर रियाजी ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है, ये क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। कोई आसेब है यार इस मुल्क पे जमाल, कोई परछाई है इस मुल्क के ऊपर। किसी नौसत की परछाई पड़ी हुई है इस मुल्क। ढूंढे इर्द गिर्द वो चेहरे, देखिए वो कौन से मनहूस चेहरे हैं जिन चेहरों की परछाई है इस मुल्क, जो आसेब की तरह इस मुल्क पर है। ये मुल्क, यानी हमारे साथ ही इसी दौर में मुल्क तरक्की करते गए करते गए करते गए। उनकी तरक्की की रफ्तार रुक ही नहीं रही है। हम एक दायरे में घूम रहे हैं, जहां से सफर शुरू करते हैं वहीं वापस खड़े हो जाते हैं, हर जहां कुछ से शुरू करते हैं वहीं पे खड़े होते हैं। तो ये दहशतगर्दी हर चीज देखे ना, हम अच्छा खासा इस मुल्क में अमन आ गया था, अच्छा खासा पीस भी स्टोर हो गया, फिर वारदातें शुरू हो गई। अब किससे पूछे, हमें किससे सवाल करें? कुछ नाम होते हैं जो हम ले नहीं सकते। फोकस नहीं है। फोकस है तो जेल भरो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका उन पर है। फिर जो हुक्मरान है उनका फोकस है कि इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार करना है। परसों भी जमान पार्क में वहां पहुंची गुज़िश्ता रात। कराची अटैक के बावजूद अलर्ट था जमान पार्क में कि गिरफ्तार करने आ सकते हैं। तो ये फोकस तो हुकूमत का जो है खान साहब को अरेस्ट करने पर ही है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये फोकस डिफोकस कुछ भी करना है। कौम के मसाइल डिफोकस हैं, इमरान खान फोकस है। कुछ भी कर लें, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान खरबूजे का होता है। ये इमरान खान को पकड़ लें, इमरान खान को ठोक दें, इमरान खान को मार दें, नुकसान इन्हीं का है। ये इमरान खान को बंद कर दें, ये उस पर आर्टिकल 6 लगा दें, गद्दारी लगा दें, बगावत लगा दें, फलाना ढमकाना, जो करना कर दें। शेख रशीद को पकड़ लिया, आजम सवाती को पकड़ लिया, शहबाज गिल को पकड़ लिया, हलीम आदिल शेख को पकड़ लिया, उस्मान गुजार को नैब में तलब कर लिया, अली अफजल साई को नैब ने बुला लिया, मुने सलाई के खिलाफ केसेस, परवेज अलाई के, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर, इससे बच कर रहे हैं। भाई इमरान खान को गोली भी लग गई ना, थोड़ा सा अगर हाथ ऊपर लग जाता तो बंदा गया पारे। कुछ कर ले, कोई हरबा कामयाब नहीं हो पा रहा। नुकसान खरबूजे का है, नुकसान पीडीएम का है। आप इंतखाबात आने दें, कुछ भी कर ले, नुकसान इन्हीं का होगा जमाल। ठीक है। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है गिरफ्तारी जरूरी क्यों है इमरान खान की इस वक्त, हुकूमत के लिए या फिर उनके हैंडलर्स के लिए? गिरफ्तारी भी इसलिए जरूरी है कि एक आदमी है जो आ, नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, भाई वो बहुत ऊपर निकल गया हुआ है इनसे, वो लार्जर देन लाइफ बन चुका हुआ है। वो इनके काबू में नहीं आ रहा। इस मुल्क में बहुत सारे लोग समझते थे कि हम टचेबल है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो जमान पार्क में बैठ के उसने हाथ नहीं लगाया। कमाल देखो जमाल, कमाल देखो, जुमला आपको देखो। वो जमान पार्क में बैठा हुआ है, उसने हाथ नहीं लगाया, लेकिन सारी कौम की उंगलियां उनकी तरफ उठा दी है उसने। यार हाथ नहीं लगाया उसने, कंकर नहीं हिलाया, पत्ता नहीं तोड़ा उसने। 4 महीने जो जख्मी बैठा हुआ है जमान पार्क में, सारी कौम की उंगलियां इस तरह उठी हुई है कि वो कौन था। कौन अभी बता भी आप पूछ रहे हैं कि पकड़ना चाहते हैं। कौन बता भी रही है। और इसी पर अभी इस कल हामिद मीर साहब ने एक बात की, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो सोच रही है आर्टिकल 6 लगाने का इमरान खान पर, आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी पर और दीगर जो लोग हैं उन पर। तो ये जो 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा रहे, इनके ऊपर तो आर्टिकल 12 लगना चाहिए, कोई आर्टिकल 6 से भी ऊपर का आर्टिकल ढूंढ कर लाए। हम्म। जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात लिखे हुए आइन में। या और ये आइन किसने बनाया? उस जमात ने बनाया जो जमात उस जमात ने हमेशा आइन बनाने का क्रेडिट लिया। आइन पर अमल करने का क्रेडिट वो जमात ही लेती है हम्म। जो आज हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी।
और कम से कम पीपल्स पार्टी वालों आप तो शर्म कर लेते, आप ही खड़े हो जाते, कहते नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि भाई तुम्हारा तो आइन से कोई सरोकार नहीं है, हम तो आइन के बहुत बड़े चैंपियन बनते थे, हम तो पिछले 50 साल से आइन ही की यखनी पिला पिला के लोगों को मंजन आइन का बेच के इकतदार में आते कि हम बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी है, जमहूरी पार्टी। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, और तुम तो शर्म कर लेते कम से कम, नून लीग तो आइन से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। मौलाना का इकतदार के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं है, तुम तो शर्म कर लेते। तो अगर आर्टिकल 6 का खेल कर ले, ये इन्होंने आर्टिकल 6 उस वक्त से लगाना शुरू किया हुआ है जब से इमरान खान ने असेंबली तहलील की थी, हम्म। कौमी असेंबली, कौमी असेंबली है। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकले, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, इन्होंने उस वक्त से कहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं, तो लगा दे। नुकसान खरबूजे का है, बस खरबूजा याद है, खरबूजा नहीं भूलना आप। ठीक है। अच्छा, जेल भरो तहरीक अब स्टार्ट हो रही है वेडनेसडे से, कितनी बड़ी मूव है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए ये दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि ऑपोजिशन की जो तहरीकें हैं वो चलती रही है माजी में भी, ठीक मसलन भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की तहरीक चली, है। ऑपोजिशन थी, उसके ऊपर बहस हो सकती है कि वो गलत थी सही थी, लेकिन ऑपोजिशन ने सियासत करती है और वो इश्यूज के ऊपर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, करनी चाहिए। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एमआरडी चली 1981 या 82 में शुरू हुई थी, चली, हम्म। बहुत सारी तहरीकें आई हैं मुख्तलिफ नामों से, इमरान खान ने भी एक तहरीक चला रखी है अपनी बतौर ऑपोजिशन के, और ये जो तहरीक है जो अभी वो जेल भरो शुरू करने जा रहे हैं, दुनिया में जितनी भी तहरीकें हैं दो तरह की उनकी नौयत होती है, एक होती है वायलेंट, या एक होती है नॉन वायलेंट, एक मुतशद्दिद एक गैर मुतशद्दिद। ये जो जेल भरो तहरीक है ये नॉन वायलेंट गैर मुतशद्दिद तहरीक होती है, हम्म। यानी मैं एहतजाज करते हुए कह रहा हूं हुकूमत को कि मैं ना तुम्हें मारूंगा, ना तुम पर गोली चलाऊंगा, ना तुम पर डंडा चलाऊंगा, ये लो मेरा हाथ, हम्म। इनमें डालो हथकड़ी और मुझे जेल में डालो। इससे भी कोई पीसफुल या पुरअमन तहरीक हो सकती है, या इससे भी कोई खूबसूरत तहरीक हो सकती है। तो एक तो इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है ना कि ये इमरान खान जो है वो मईशत का सत्यानाश कर रहा है, इमरान खान जो है वो मुल्क को चलने नहीं दे रहा, भाई वो बैठा हुआ घर है ना, उसके पास मईशत है ना, उसके पास पार्लियामान है ना, उसके पास हुकूमत है ना, उसके पास वजारतें हैं, वो कैसे, कमाल है वैसे इमरान खान, हम्म। यानी कमाल आदमी है कि वो हुकूमत में नहीं है तो वो मुल्क को चला रहा है, हाँ। 10.5 महीने से मुल्क को चला रहा है। आज तो मरीम नवाज भी कह रही है ना कि मेरी हुकूमत नहीं है। इसी पर मैं आ रहा था आगे, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी तब होगी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम होंगे, वो पाकिस्तान में होंगे। तो इतनी आसानी से तो मरियम बीवी को हम नहीं निकलने देंगे ना पतली गली से यार, हम्म। ये तो कोई बात ना होगी ना कि आपने 10.5 माह में इस मुल्क को, जैसे चरागाहें होती हैं, पास्चर्स होती हैं, उन चरागाहों में मवेशी आते हैं और वो पूरी की पूरी चरागाहें उजाड़ देते हैं, आप इस मुल्क को चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे 10.5 माह से, हम्म। आपने कानून तब्दील कर दिया नैब का, आपने अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स की, आपने अपने मुकदमा खत्म करवा दिए, आज आप कह रहे हैं कि आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आज आप कह रहे हैं कि ये आपकी हुकूमत नहीं है, और हम आपको ये कहने के बाद हम आपको छोड़ देंगे या हम आपको निकलने देंगे, आपको बच के निकलने देंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि डॉलर 168 से डॉलर 280 तक कैसे पहुंचा। मरियम बीबी आपको जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12-13% से, जो कि सिंगल डिजिट में आ रही थी, वापस वहां से उठ के वो ये जो अभी आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी जो हफ्ता खत्म हुआ है उसमें जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 34.83 में खड़ा हुआ है। या जो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई है वो 1975 के बाद 50 साल के बाद इतनी हाई है, 50 साल के बाद। मरियम बीबी आपको जवाब देना पड़ेगा इसका, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो 22% से भी क्रॉस कर चुकी है, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मुल्क में जो रेमिटेंस थी जो $2 बिलियन से ऊपर आती थी वो $2 बिलियन से नीचे चली। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मुल्क में आज एलसीसी खुल रही है, आज होंडा ने अपनी जो
सबसे टॉप वेरिएंट है वो 92 लाख रुपए का कर दिया, 92 लाख रुपए का, जो 27 लाख रुपए का हुआ करता था, हम्म। 28 लाख रुपए का हुआ करता था आज से चंद साल पहले, 92 लाख रुपए का कर दिया। 60-70 लाख में तो एसयूवी गाड़ी पाकिस्तान में मिला करती थी। ये मिडिल क्लास की गाड़ी है होंडा सिविक। ऐसे ही। ये कोई वो पोर्शे या ऑडी या बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज की लेवल की गाड़ी नहीं है। ये आज बाद में आपको जवाब देना पड़ेगा मरीज भी, जवाब। और आज इतने पासपोर्ट छप रहे हैं जवान मुल्क के अंदर, क्योंकि लोग मुल्क से भागना चाहते हैं। आज जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसका टाइम आपको पासपोर्ट ऑफिस देता है 21 दिन का। इस दिन का यार। क्यों? क्योंकि इतने पासपोर्ट छप रहे हैं, मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं। मेरी बीबी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सर इतनी आसानी से आप कह देंगे मेरी हुकूमत नहीं, नहीं। और इसी स्टेटमेंट के बाद वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। शेख साहब रिहा होते हैं जमानत पर, वो भी यही कहते हैं कि मुझे ये कहा गया है, मुझे बताया गया है कि इमरान खान को नाअहल करना है, उसे गिरफ्तार करना है, इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान के साथ ना जाओ। तो जो भी गिरफ्तार होता है वापस आकर यही कहता है कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम इमरान खान को नहीं आने देंगे, इमरान खान का साथ छोड़ दो। तो फिर ये किस तरफ जा रहे हैं लेकर मुल्क को? अवाम का कहाँ सोच रहे हैं अवाम का? ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ एक खुदगर्जी की हुकूमत है। ये लालच की हुकूमत है, ये हवस की हुकूमत है। ये मुल्क की, ये 3.5 साल ये कहते थे मरे जा रहे हैं अवाम के लिए, मरे जा रहे हैं, और इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है, लेकिन हम मरे जा रहे हैं। ये अवाम के लिए नहीं, ये अपने केसेस की वजह से मरे जा रहे हैं। कुछ बदला ना बदला, बदला क्या मुल्क में? 10.5। अच्छा, आप मुझे बता दें, या कोई जो आपको आपके देखने वाले ये बता दें कि 10.5 महीनों में मुल्क में क्या बदला है, सिवाय एक चीज की, केसेस थे नैब के वो खत्म, हम्म। बस। कानून तब्दील हो गया। तो फिर ये क्या नतीजा? ये है ना, 10.5 महीने का गोशवारा है। इनकी कारकर्दगी का गोशवारा ये है, जिसके पहले सफे पर भी लिखा हुआ है कि हम केसेस माफ करवाने आए थे, जिसके दरमियाने सफे पर भी लिखा हुआ है, जिसके आखिरी सफे पर भी लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है खत्म शुद्ध। हम्म। मुल्क के आगे लिख दिया खत्म शुद्ध, बस। और ये किस काम के लिए आए? ठीक। कुछ किसी काम के लिए आए होते तो वो किया होता ना, बता देना। खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। हम्म। हम मिलते हैं ना, या। हमारा दिन रात गुजरते हैं इन्हीं सियासतदानों के साथ, इन्हीं हुकूमत में बैठे लोगों के साथ। कोई हुकूमत का शख्स, इस हुकूमत में शामिल किसी जमात का शख्स जब प्राइवेटली हमसे मिलता है, वो इस हुकूमत की तारीफ नहीं करता, हम्म। वो मुतमईन नहीं है। मैं आपको पार्लियामेंटेरियंस का बता रहा हूं, खुदा की कसम, इस हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस का बता रहा हूं कि यार मुल्क छोड़ जाना चाहिए। हम्म। हमारे पास यार कोई डुअल नेशनैलिटी होनी चाहिए। बच्चों को बाहर शिफ्ट करते हैं। ये मैं आपको इस हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस की बात बता, ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस नहीं। ये वही जिन्होंने अगर हुकूमत, जी, ये वही है जिन्होंने हुकूमत ली थी कि हम महंगाई है, हम आवाम के लिए आवाम का दर्द रखते हैं। दर्द रखेंगे, देखिए ना, दर्द रखते रखते उन्होंने हमारी दर्द की टीसें उठवा दी हमारे अंदर। हम्म। अगर पार्लियामेंटेरियन जो पावर में है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार क्या बनेगा, बच्चों का बनेगा, यार कारोबार का बनेगा, मुस्तकबिल का बनेगा, तो फिर सोचे कि इस मुल्क की जो 99.9% पॉपुलेशन है, उसका क्या हाल जिनके होगा? पास इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है, शुगर मिले नहीं है, सीमेंट फैक्ट्रियां नहीं है, चैनल के मालकान नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट है, वो किस लेवल पर? अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। लास्ट सवाल, 10 माह हो चुके हैं खान साहब जो हैं वो अपोजिशन में है, बाहर हैं। उनका जो क्राउड है वो चार्ज अभी तक है। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है, खान साहब उसको चार्ज रखने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं और उसका अमली मुजाहरा फिर अब जेल में और तहरीक में होगा? देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो एक वेवलेंथ की तरह होती है, जिसमें कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, जैसे लहरें होती हैं, या। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। चांद की चौधरी होगी तो लहरें भी छाले मार रही होंगी, और फिर लहरें नीचे आ जाएंगी। तो इक़्तिदार भी इसी तरह से होता है, सियासत भी इसी तरह से होती है, वेवलेंथ होती है। या। बीच में उनका थोड़ा ग्राफ इमरान खान साहब का डाउन होता है, फिर वो ऊपर आ जाते हैं, फिर डाउन होता है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जो जो अवाम में से जो इमरान खान को पसंद करते हैं,
उनकी एक बड़ी तादाद तो इमरान खान को इमरान खान की वजह से पसंद करती है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुनाफिकाना सियासत से कराहत की वजह से इमरान खान के साथ खड़ी है। ओके, या अगर इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान के हामियों की नजर में इतने मकरूम ना होते तो शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस सतह पर ना होती। तो ये सोचना चाहिए नून लीग पीपल्स पार्टी इन सारी जमातों को कि इमरान के साथ जो लोग हमसे नफरत की वजह से, वो हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ मुआविया में, या हमारी नफरत की वजह से जो खड़े हुए लोग, तो यार हम भी तो कोई अपनी हरकतें करतूत ठीक करें ना, हम भी तो अपने अपने आप को रिऑर्गेनाइज करें। जब आप मरियम नवाज को लाके डायरेक्ट उठा के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दें और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दें, और मरियम नवाज से भी 30-30 साल पुराने नून लीग के आम वर्कर्स को उठा के एक साइड पर फेंक दें, फिर आप कहें कि लोग इमरान खान को छोड़ के आपके साथ खड़े होंगे। आपके ऑप्टिक्स क्या है? या आपके ऑप्टिक्स क्या हैं? ऑप्टिक्स में तो ऐसे होना कि लोग इमरान खान को छोड़ के आपके साथ खड़े हैं। परफॉर्मेंस आपकी 0/0 है। ऑप्टिक्स आपके पास नहीं है। तो फिर जो इमरान खान का वोटर है वो इमरान खान को नहीं भी चाहेगा तो इमरान खान के साथ इंटैक्ट रहेगा ना। तो बड़ा सिंपल है। और सबसे बड़ी बात है, खान साहब हमला होने के बावजूद भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, ज़मान पार के मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अपनी नौयत का एक दिलचस्प है। इस पे तो अलहदा आप प्रोग्राम करें कभी। सर, अब नज़म सेठी साहब का ट्वीट देखा आपने कराची अटैक के बाद? हाँ नहीं, मैं सॉरी, मैं नहीं देख सका। एक ट्वीट उन्होंने कहा है कि अब वो ट्वीट इस तरह है कि पीएसएल जो है वो मुतासिर नहीं होगी। मुद्दा जो था, सम अप ये था उस ट्वीट का कि सिर्फ जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के दफातर है वहीं पर हमला होगा, टीटीपी वाले ये कहते हैं। मैं यार ये अजीब बात है। ये जो मस्जिद में हुआ है पेशावर में, वो सिक्योरिटी था, वो किसी आईजी का दफ्तर था, वो किसी एडिशनल आईजी का दफ्तर था, पुलिस हेडक्वार्टर था, भाई मस्जिद में आगे हमला हो गया है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमला बंद? मैं तो नहीं कह रहा है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बदबख्त फिर उठे और वो फिर इस मुल्क की किसी भी जगह पे जाके कोई ऐसा वाकया करे। सुनिएगा वो लेकिन जब एक मिनट मैं जब जो तुम्हें दहशतगर्दी का माहौल होता है उसमें तो पर कहीं कहीं पे भी कुछ हो सकता है। फिर भाई व्हाट he tweeted कि the TTP have said they only target state security establishment because various deals have broken down. There is no threat to PSL. It will go on. ये नदम सेठी साहब ने ट्वीट किया अटैक के बाद कराची के। नहीं नहीं, देखिए ना, मैं वही आपको कहना, भाई मस्जिद में जो हुआ है वो स्टेट, मस्जिद स्टेट तो नहीं है ना, मस्जिद तो अल्लाह का घर था। ऐसा ही। जिन्होंने मस्जिद पे कर दिया है, तो वो स्टेट फोकस तो नहीं है ना, कहीं पे भी कर सकते हैं वो। तो इस तरह के ट्वीट वैसे करने चाहिए हैं इतने बड़े ओहदे पर बैठकर। अब मेरा ख्याल है शायद वो अब चूंकि पीसीबी को हेड कर रहे हैं और पीएसएल चल रहा है, तो दुनिया से भी खिलाड़ी आए हुए हैं पाकिस्तान में। शायद वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं कि कहीं पीएसएल या क्रिकेट का फ्यूचर जो है पाकिस्तान में वो कोई सैबोटेज ना हो, तो उन्होंने शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए ये ट्वीट कर दी होगी। सर, अमीर साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।